नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी। देहरादून दिव्यांग बच्चों के साथ बैठे। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। रायवाला में बड़े नेता हुए शामिल। आगामी चुनाव सहित विभिन्न मामलों को लेकर तैयारियों की रणनीति। उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। वरिष्ठ नेताओं को दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। कहा, नए चेहरे को मिलना चाहिए मौका। काशीपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में निकाली ध्वज यात्रा। विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने की शिरकत। शहर हुआ भगवा में। और उत्तराखंड में फिर से मौसम ने पलटी करवट। यमुनोत्री और गंगोत्री में बर्फबारी। जोशीमठ के ओली में पर्यटक नहीं होने से सूना। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उत्तराखंड समेत उत्तराखंड के देश के अन्य राज्यों में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दौर जारी है। उत्तराखंड में होने वाले प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन बैठक से पहले केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया। इसके बाद इस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन का पहला सत्र शुरू किया गया। प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, संगठन के सभी मोर्चों के प्रभारियों और पदाधिकारियों की बैठक की गई। हो रहा है, ये हमारा एक रूटीन कार्य होता है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसके 15 दिन में राज्यों की कार्यकारिणी हो रही है। उत्तराखंड ही नहीं, सभी प्रांतों की राज्य कार्यकारिणी चल रही है, कहीं हो चुकी है और मेरे ख्याल लास्ट डेट ही है, अब तक सबकी हो चुकी होगी। इसके अंदर हम पुराना जो कार्यकारिणी हुई है उसके प्रस्ताव के पास कराते हैं कि हमने जो जो प्रस्ताव रखे थे वह हुए हैं, और उसके बाद आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले में आज से राजस्व विभाग और नगर निगम और वन विभाग सहित रेलवे ने संयुक्त रूप से सर्वे शुरू किया है। अपर एडीएम अशोक जोशी ने नेतृत्व में संयुक्त सर्वे का काम शुरू किया। हालांकि रेलवे अतिक्रमण को लेकर 7 फरवरी को तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी है। एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार बताए कि राजस्व की भूमि कितनी है। इस सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पहले वन विभाग की भूमि चिन्हित होनी है, उसके बाद रेलवे की भूमि और फिर राजस्व का या नजूल भूमि का चिन्हितीकरण करना है, जिसके लिए संयुक्त रूप से सर्वे किया जा रहा है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ये बताए कि आपकी ज़मीन कहाँ पर है और कितनी है, तो उसके लिए जो हमारा रेवेन्यू मैप है 1959 का, वो सबसे रिलायबल सोर्स है हमारे पास। उसके आधार पर हम इसकी बाउंड्री निकाल रहे हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपने पिलर है, तो पहले ये फिक्स किया जा रहा है कि फॉरेस्ट की बाउंड्री कहाँ पर है, और पहले फॉरेस्ट की बाउंड्री है, उसके बाद रेलवे है, उसके बाद फिर आपका नजू लैंड या स्टेट की लैंड होती है। तो इसी के लिए पहले हम फॉरेस्ट के फिक्स पॉइंट अभी यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट के जब फिक्स पॉइंट डिसाइड हो जाएंगे तो उससे नक्शे से ये पता चल जाएगा कि की टीम नहीं, यहाँ पर राजस्व विभाग आ जाया हुआ है, तहसील का पूरा विभाग यहाँ पर है। और जिस तरीके से रेलवे अपना हक जताता था, जिस तरीके से उन्होंने खंभे गाड़े थे और 81.5 एकड़ की दावा करता था कि जगह हमारी है, तो जो यहाँ की जनता, यहाँ के नेता चाहते थे कि पहले जब तक राजस्व विभाग अपनी जगह पर चिन्हित नहीं करता, ये सीमांकन ज्वाइंटली नहीं करता रेलवे के साथ, जब तक हम नहीं मानते कि जगह रेलवे की है। और जगह रेलवे की है ही नहीं। जहाँ पर पहले गौला नदी के बहने के कारण जो रेलवे ट्रैक अंदर आया है, तो हमारी डिमांड ये थी कि आप वहाँ से नापिए रेलवे की जगह कहाँ से है। हल्द्वानी निकटवर्ती क्षेत्र भुजिया घाट स्थित रिजॉर्ट में हार्ले डेविडसन फुटव्हील चैप्टर बाइक्स राइडर की टीम पहुंची। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बाइक चलाते समय सुरक्षा मानकों पर जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, और ये पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान की हिफाजत के लिए होता है।
ऐसे में वाहन के सभी कागज पूरे रखने चाहिए और हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। साथ ही सरकार के बनाए सुरक्षा नियमों का भी पालना करनी चाहिए, तभी जीवन सुरक्षित रह सकता है। देखिए, मेरी सिर्फ यही अपील है कि जो नॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं, सेफ्टी रूल्स बनाए हैं, नियम कायदे कानून बनाए हैं, उनको फॉलो करें। स्पीड लिमिट सेट करिए तो उसका कोई कारण होगा, वो आपकी सुरक्षा के लिए है, वो इसलिए नहीं कि आपको परेशान करे। हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं ताकि आपकी सुरक्षा हो। जान से बढ़कर कुछ नहीं है, कितनी महंगी बाइक हो, कितनी महंगी गाड़ी हो, जान से ऊपर कुछ नहीं है, तो उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस ग्रुप में सबसे छोटा मैं ही, मैं 26 साल का हूँ। 22 साल में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैंने एज अ युवा ही ज्वाइन किया। तो मैंने अपने साथ वालों को देखा, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जब बाइक लेके चलते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि पेरेंट्स भी, वो बाइक उनकी आखिरी बाइक नहीं है, उसके आगे भी बहुत एक्सपीरियंस है। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, आपको सेकंड्स लगेंगे और आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। एक बार पैर टूट गया तो सब खत्म है, शोल्डर टूट गया खत्म, गलती से सर पे लग गई खत्म। आपका वो राइड कब आपके मतलब ख़त्म कर देगा लाइफ। देखिए, ये बाइकिंग एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, बट पेशेंस भी बहुत उसमें एक ज़रूरी फैक्टर रोल प्ले करता है। आप अपनी उम्र से ज़्यादा ना बढ़ें, अपनी उम्र के हिसाब से चलाएं। अगर आपकी एज 18 प्लस नहीं है तो स्कूटी ही चलाएं, वो एक स्लो स्पीड पे चलाएं, चालान से ना डरें। इससे बढ़िया हेलमेट पहने, वो आपके लिए भी अच्छा है, आपके घर। रुड़की में हरिद्वार रोड पर स्थित कोर कॉलेज के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिस कारण पिता मांगे राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पुत्र को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद आसपास के लोगों की मौके पर ही भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक मांगे राम का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया। मामला ये है जी, हमको पता चला कि हमारे गांव के लड़के मांगेराम का कोर कॉलेज के पास जो अंडर पास है 4 लेन के ऊपर, वहाँ जो एक्सीडेंट हो गया। तो हम सभी जिम्मेदार आदमी और सभी लोग गांव से जो हैं भी उधर आए, अस्पताल में आए रुड़की। तब तक एम्बुलेंस लेकर यहाँ से आ गई थी और बहुत भयंकर दर्दनाक जो है वो हादसा हुआ। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात राजधानी देहरादून में दिव्यांग बच्चों के साथ सुनी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम के जरिए दिव्यांग बच्चों के दिलों को छूने का काम किया, जिससे उनमें ऊर्जा का संचार हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा पणजी में दिव्यांगों के खेल का जिक्र करते हुए बच्चों को देश के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। हमारे दिव्यांग बच्चे भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, वो भी उतने ही हमारे लिए भविष्य के लिए जरूरी हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पणजी का विशेष रूप से दिव्यांगों के खेल का, दिव्यांगों के बारे में विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया है। निश्चित रूप से हमारे सभी दिव्यांग बच्चे, दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी, उनके अंदर एक उमंग और उत्साह का वातावरण पैदा करेगी, जिससे कि वो भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। की राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। क्षेत्र के रायवाला के रिजॉर्ट में प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के कई बड़े नेता रायवाला पहुंचे। बैठक में आगामी चुनाव सहित विभिन्न मामलों को लेकर रणनीति तैयार की गई।
उत्तराखंड कांग्रेस ने इन दिनों हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण लोकसभा इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि प्रीतम का इस पर बयान सुनकर लगता है कि वे प्रभार उठाने को तैयार नहीं है। जी हां, प्रीतम सिंह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके अनुसार उन्हें प्रभार दिया है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस प्रभार को उठाना किसी नए को मौका मिलना चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो के प्रभारी हैं लल्लू जी, वो आए थे, मैं उस बैठक में गया था। उन्होंने मुझे कहा कि आपको टिहरी का प्रभार दिया जाता है या टिहरी देखना है, तो मैंने उस समय उनको भी कहा था कि भाई मैं बिना जिम्मेदारी के, बिना प्रभार के भी जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं कार्य करूँगा। और इस समय संगठन जो है जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर मजबूती प्राप्त कर रहा है और नए लोगों को जो अवसर मिला है, उससे मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी जिनको मिली है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम भी उनके साथ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सदियों से मुलायम सिंह की राजनीति से आम जनमानस अवगत तो जरूर होगा। हालांकि अब मुलायम सिंह यादव लोगों के लिए इतिहास बनाकर रख गए हैं, लेकिन पार्टी अभी भी उनका गुणगान करना नहीं भूली है। वहीं उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण ने आज प्रेस वार्ता की और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म भूषण से नवाज जाने के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया है। हालांकि साचान मुलायम सिंह को मरणोपरांत मिले सम्मान से खुश नहीं दिखाई दिए। साचान ने कहा कि मुलायम सिंह भारत रत्न के हकदार थे। उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए। अब राज धर्म का मुख्यमंत्री के रूप में पालन किया, डिफेंस मिनिस्टर के रूप में जो उन्होंने किया कि जो पार्थिव शरीर है सैनिक का उसके घर जाएगा और अंतिम संस्कार जिलाधिकारी वहां जो एक राजकीय सम्मान के साथ होगा। ये बहुत बड़ी चीजें होती है। ये माननीय नेताजी को ठीक है उनको दिया गया, हम महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देते हैं, लेकिन नेताजी को भारत रत्न के उससे नवाजा जाना चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट विधायक बिनेश सिंह चुफाल को एसएमएस के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने मैसेज में लिखा है कि वह उन्हें गाजर मूली की तरह काट देगा या फिर इतनी टेंशन देगा कि उनको हार्ट अटैक आ जाए। धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम अनिल कपाड़ी बताया जा रहा है। फिलहाल नए मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने धारा 323, धारा 504 और धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जांच भी शुरू कर दी है। उस पे एफआईआर रजिस्टर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे भी आगे तथ्य सामने आएगा फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में आज बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में एक विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। विशाल ध्वज यात्रा में हजारों की संख्या में विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रतिभाग किया। ध्वज यात्रा के दौरान पूरा शहर भगवामय हो गया। दरअसल नागपुर की अंधविश्वास उन्मूलन संस्था ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध जब से चैलेंज की बात कही गई है, तब से देश भर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शिष्यों समेत हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी देखने को मिली है और देश के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। सीधी चेतावनी है, अगर साधु संतों के खिलाफ एक भी शब्द बोला, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में, अब एक भी शब्द हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, हमारे साधु संतों के खिलाफ, उनका अपमान बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। जनता, हर एक सनातनी परिवार, पूरे देश का हर एक हिंदू परिवार आज पीठेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में हर एक हिंदू परिवार इस देश का है और ये उत्तराखंड कहा जाने वाला देवभूमि यहाँ से है। जो काशीपुर का माहौल बना हुआ है, काशीपुर सनातन का माहौल बना हुआ है, उसके स्पष्ट होता है कि सनातन को किसी का भी बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सनातन अपने में स्वयं एक स्तंभ है।
और स्तंभों को किसी भी सहायक की आवश्यकता नहीं होती है, स्तंभ दूसरे को ही सहायता प्रदान करता है। तो इससे आज प्रतीत होता है जो काशीपुर का माहौल है, काशीपुर की स्थिति है, उसको स्पष्ट देख के स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो हमारा उद्देश्य है सनातन माने हिंदू राज्य का, खाली घोषणा ही शेष रह गई है, अन्यथा कोई कमी नहीं है। देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। हिंदू धर्म को जो लोग चारा समझ रहे थे, कोई भी चला आए और इनका धर्म परिवर्तन करे, डरा कर, धमका कर, लालच देकर जो धर्म परिवर्तन का अभियान चल रहा था, उसको रोकने का काम आज हिंदू समाज ने अपने हाथ में ले लिया है। पूरी दुनिया के अंदर अब सनातन धर्म का अपमान कहीं भी बैठा हुआ हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का ये जो ध्वज यात्रा है, लोग स्वाभाविक रूप से निकल कर आए, लोगों के अंदर आक्रोश है। कोई भी खड़ा होता हमारे किसी भी संत का अपमान करने लगता है, ये अब किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जोशीमठ में भूधसाव के चलते 27 आंगनबाड़ी केंद्र जहां प्रभावित हुए हैं, वहीं 27 आंगनबाड़ी केंद्रों को अन्य जगह शिफ्ट कर शुरू करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने दिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि जोशीमठ में 27 आंगनबाड़ी केंद्र भूधसाव के चलते प्रभावित हुए, जिन्हें शिफ्टिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्टिंग कर जल्द शुरू किए जाने से गर्भवती, गर्भधात्री और 0 माह से 6 साल के बच्चों को जिन योजनाओं का लाभ मिलता है, योजनाओं का लाभ उनको मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कि हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, लगभग इन सब की संख्या लगभग 194 यानी 154 जो है ये संख्या निकल कर आई है। और विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र जिस प्रकार से पूर्व में संचालित थे, अब विस्थापित के साथ में उसका दूसरी जगह संचालन कराना जो है वो सुनिश्चित करें, ताकि गर्भवती महिलाओं को हो अथवा हमारे 0 माह से लेकर हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, उनको मिल रही जो सरकार। उत्तराखंड में गौ तस्करों को लेकर धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को गिरोह बनाकर पशुओं का अवैध रूप से परिवहन करने और उनकी तस्करी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएम ने आदेश के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने भी सभी जिलों के प्रभारियों को गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि गो तस्करों को लेकर जो लोग भी पेशेवर तौर पर शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गौ तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौ तस्करी एक बहुत मैं कहूँ कि घृणित अपराध है। उस अपराध को रोकने के लिए हम सख्त कानून बनाएंगे, जिससे कि देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार का अपराध कदापि न हो पाए। पर्वतीय क्षेत्रों में महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के बयान के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनका आभार जताया है। इस दौरान डॉक्टर वाई रिजवी चिकित्सा अधीक्षक ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में काम करना आसान नहीं है। जो डॉक्टर पढ़ाई करने के बाद एक लेवल तक पहुंचता है, उसे वे सारी सुविधाएं पर्वतीय क्षेत्र में मिलना संभव नहीं हो पाता, लेकिन मरीज ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को ही उस क्षेत्र में ले जाना चाहिए जिससे मरीजों को सही उपचार मिल सके। उसके लिए डॉक्टरों को इंसेंटिव मिलना जरूरी है। क्षेत्र में काम करना बहुत आसान नहीं है, और अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखिए कि जो डॉक्टर मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके एक लेवल तक पहुंचता है, तो निश्चित तौर पे वो चाहेगा कि उसको सारी सुविधाएं मिले और एक बुनियादी तौर पे जिसे कहते हैं कि एक अच्छे शहरी की सुविधाएं मिले, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में संभव नहीं है। लेकिन मरीज तो पर्वतीय क्षेत्र में बसते हैं, तो बजाय इसके कि उन पर्वतीय मरीजों को हम जिसे कहते हैं कि शहरों में लाएं और शहर में आकर के उनके शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बोझ बढ़ाएं, शहर में भीड़ भाड़ भी करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, जिससे कि आज जनपद उत्तरकाशी में ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जताया कि ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। जबरदस्त बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। इसी के साथ उत्तरकाशी में ठंड का प्रकोप भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तरकाशी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने पर उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली है और बर्फबारी शुरू हो गई है। जोशीमठ में भूदसाव का असर ओली के पर्यटन गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। बर्फबारी के बावजूद ओली सूना पड़ा हुआ है। गिने चुने पर्यटक ही यहां पहुंच रहे हैं। वहीं अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट किया है कि ओली में इस बार विंटर गेम करवाए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं ने भी सुरक्षित ओली का संदेश देने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण शुरू किया है। बता दें कि ओली में पर्यटन व्यवस्था से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ बर्फबारी के दौरान पर्यटन का पीक सीजन होता है। पर्यटन मंत्री महाराज ने कहा है कि पर्यटन विभाग ओली में शीतकालीन खेल कराने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस समय विंटर गेम्स को भी हम करना चाहते हैं। शीतकालीन टूरिज्म को हम फिर से लाना चाहते हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट ली है और जो ओली का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वहाँ पर हमारे पास काफ़ी आवास भी हैं, टीआरएच भी बने हुए हैं। हम विंटर गेम्स को वहाँ पर जोशीमठ में बीते कई दिनों से स्थिति नाजुक बनी हुई है। जमीन धंसने के साथ साथ शहर की इमारतों में भी दरारें देखने को मिल रही है। प्रशासन और सरकार ने खतरनाक इमारतों में लोगों को शिफ्ट कर दिया है। वहीं एक सवाल बार बार उठ रहा है कि जो एजेंसियां वहां पर अध्ययन कर रही है उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी। अब इसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ मामले को लेकर कहा कि सरकार जोशीमठ को लेकर पूरी तत्परता से काम कर रही है और वहां केंद्र की 8 एजेंसियां लगातार परीक्षण में जुटी हुई है। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और एनडीएमए इस रिपोर्ट को परीक्षण कर रहा है, जिसके बाद एक रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को दे दी जाएगी। उसके बाद ही सरकार आगे का निर्णय लेगी। के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज़ वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके आधार पर पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जोशीमठ के मामले पर कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें। जोशीमठ के भूदसाव आपदा प्रभावितों के लिए उद्यान विभाग की भूमि और ढाका गांव में बनाए जा रहे
प्री फैब्रिकेट शेल्टर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। डीएम चमोली ने भी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश किया है और निर्माण कार्यों को तेजी लाने और जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए टीसीपी तेराहा के पास उद्यान विभाग की भूमि और ढाक गांव के निकट केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग से 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के प्री फैब्रिकेट शेल्टर बनाए जाने का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से तेजी से भूधसा हुआ उस प्रकार से सरकार ने जो बहुत जल्दी अपना निर्णय लिया, डिसीजन लिया और अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से उद्यान विभाग में एक डेमो के रूप में प्रीफैग बनाए जा रहे हैं और इसी वर्तमान समय में हमारे यहाँ पे अपना ढाक गाँव में जहाँ पर एनटीपीसी की ज़मीन थी वहाँ पर भी प्रीफैग तैयार होने के कगार में है। वो बहुत अच्छा और बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबल साबित होगा और आम जनमानस उससे काफ़ी खुश भी। भूस्खलन भूदसाव हुआ उस प्रकार से तत्काल सरकार एक्शन मोड में है और जिस प्रकार से एक डेमो के रूप में 3 BHK, 2 BHK और 1 BHK के जिस प्रकार से हट बनने जा रहे हैं उद्यान विभाग के जमीन में बन रहे हैं और ये कहा गया कि जनता को उसका डेमो दिखाया जाएगा कि इस प्रकार से हट बने और जब जनता को ये संतुष्टि मिल जाएगी तो उसके बाद अन्य हटों को बनाने का भी कार्य तत्काल प्रारंभ हो जाएगा और इसी के परिप्रेक्ष्य में और जिस प्रकार से ढाक में भी इस प्रकार के हट्स बनने लगे। पीडब्ल्यूडी एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने यमुना कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के डीएम के साथ जोशीमठ समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। हालांकि चारधाम यात्रा के कपाट खोले जाने की तिथि अब आ चुकी है, जिसको लेकर संबंधित दिशा निर्देश अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री द्वारा दिए गए। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद सतपाल महाराज ने प्रदेश की स्थिति में और सुधार लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मंत्री सतपाल महाराज ने विपक्षी दलों से किसी भी ऐसे भ्रामक संदेश जिससे कि उत्तराखंड के पर्यटन को क्षति पहुंच सकती है, ऐसे प्रचार न करने की हिदायत भी दी। चार धाम को देखते हुए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमने जो है संबद्ध कर रखा था और सभी से हमने निर्देश दिए कि जहां जहां भी सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसकी रोकथाम की जाए और रिपोर्ट दी जाए। पूरी तरीके से हमने सबको कनेक्ट करते हुए सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जोड़ते हुए सबसे सूचना मांगी है कि चार धाम के अंदर कोई भी अगर कहीं सड़क धंसती है, नालियां जाम हैं और सीवरेज की कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमको अवगत कराएं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।